हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने वीडियो में आपको कुछ ग्रामर का ट्रिक्स बताने वाली हूँ। ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो छोटे बड़े सबका बड़ा काम में आता है, चाहे वो बच्चों का एग्ज़ाम्स हो या फिर बड़ों का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। तो ग्रामेटिकल एरर अगर हम करते हैं तो हमारे स्कोर्स कम हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं अपने इस वीडियो में कुछ ग्रामर रिलेटेड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ, जिसका कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होता है तो आप कम से कम एरर कीजिएगा। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और यहाँ से आप कुछ ना कुछ ज्ञान, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो। एंड तक बने रहिए। तो दोस्तों, आज मेरा जो पहला टिप है वो आर्टिकल्स के ऊपर है। आर्टिकल्स तो हमें पता ही है कि आर्टिकल्स एक्चुअली है क्या। ए, एन और द को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। तो ये जो आर्टिकल्स है, तो आर्टिकल्स के ठीक बाद हम क्या यूज करते हैं, दैट इज द टिप नंबर 1। सो आर्टिकल्स के ठीक बाद हम जो यूज करते हैं दैट इज नाउन, दैट वी ऑल नो। आर्टिकल्स के ठीक बाद हम यूज करते हैं नाउन। तो जैसे कि द सन, द हो गया आपका आर्टिकल, सन हो गया आपका नाउन। फिर एन एप्पल, एन हो गया आपका आर्टिकल और एप्पल हो गया आपका नाउन। फिर आपका है एन एरोप्लेन होता है, और भी बहुत सारा होता है कि आर्टिकल्स। और यहाँ हमको ये पता चलता है, यहाँ हमें ये पता चलता है कि आर्टिकल्स के ठीक बाद हम नाउन का प्रयोग करते हैं। वी यूज नाउन आफ्टर आर्टिकल्स। तो इतना तो हमें पता ही है, लेकिन मैं अपना टिप नंबर 2 में कभी ये बताऊंगी कि कभी कभी हमें ऐसा भी सेंटेंसेस मिल जाता है जहाँ पर आर्टिकल्स के ठीक बाद नाउन नहीं होता है। तो आर्टिकल्स और नाउन के बीच में एक कुछ और वर्ड्स रहते हैं, तो वो वर्ड्स एक्चुअली होता क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। आर्टिकल्स और नाउन के बीच में जो वर्ड रहेगा दैट इज एंड दैट ऑलवेज बी एडजेक्टिव, दैट ऑलवेज विल बी एडजेक्टिव। आर्टिकल्स के ठीक बाद या तो नाउन होगा, या तो अगर आपको नाउन नहीं दिख रहा है आर्टिकल के बाद, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल द राइजिंग सन, तो आप लोग बोलिएगा कि ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया नाउन। तो आर्टिकल के ठीक बाद तो नाउन नहीं हो रहा है, तो ये जो वर्ड है, फिर ये वर्ड क्या है, दिस इज एडजेक्टिव। द राइजिंग सन, तो ये आप 200% श्योर कर लीजिए कि आर्टिकल के बाद अगर आपको नाउन नहीं दिख रहा है, बीच में कुछ और वर्ड दिख रहा है, तो आंख बंद करके वो वर्ड क्या है, विच पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट वन इज एडजेक्टिव। तो इस तरह के एडजेक्टिव को हम पार्टिसिपल एडजेक्टिव बोलते हैं। आईएनजी फॉर्म में होता है और ईडी फॉर्म में भी होता है। सो दिस इज नोन एज पार्टिसिपल एडजेक्टिव। सो फ्रेंड्स, आप एकदम ध्यान से देखिए, मैं और एक बार रिपीट कर रही हूँ कि हमें इतना तो पता ही है कि आर्टिकल्स के बाद नाउन हम यूज करते हैं, लेकिन कई जगह में हमें देखने को मिलता है कि आर्टिकल्स के बाद इन मेनी प्लेसेस वी सी दैट आफ्टर आर्टिकल्स वी आर नॉट यूजिंग नाउन बट some different word is there. So what is that word? That word is 200% adjective. तो इस तरह का क्वेश्चन आपको काम में आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, वहां जहां आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। आपका सीटेट एग्जाम में भी इसी तरह का क्वेश्चंस आता है। तो अगर हमें वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे।
तो जहां पर ऐसे होता है कि क्वेश्चन में ये आ जाता है कि फाइंड आउट द एरर, और हमें पता नहीं होता है, द के बाद इस तरह का होता है। तो अगर ये चीज हमको पता रहेगा तो हम एरर को है जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। कि मान लीजिए कि क्वेश्चन में है कि द राइज सन, द राइज सन, तो अगर ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है तो हम लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर द राइज सन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए सेंटेंस है द राइज सन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। तो ये एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो द राइज सन लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। सो इफ द कंसेप्ट इज नॉट क्लियर टू अस, अगर हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको ये हो गया आपका आर्टिकल और ये हो गया आपका नाउन। तो बीच में जो होना चाहिए दैट शुड बी एडजेक्टिव, बीच में एडजेक्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, राइज है, तो राइज क्या है, राइज वर्ब है, तो वर्ब नहीं होगा, होगा क्या, एडजेक्टिव। तो इसको हमको एडजेक्टिव में चेंज करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी दैट, राइजिंग। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कंसेप्ट क्लियर होने से हम एरर को जो है, जो मिस्टेक है, उसको झट से पकड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं टिप नंबर 3 में। तो टिप नंबर 3 जो है वो प्रीपोजिशन रिलेटेड है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन रिलेटेड है। तो अगर मान लीजिए कोई एक प्रीपोजिशन के ठीक बाद हमें वर्ब का प्रयोग करना है, इफ यू वांट टू यूज वर्ब इमीडिएटली आफ्टर द यूज ऑफ अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के ठीक बाद अगर हमको कोई वर्ब का यूज करना होगा तो हम कौन सा वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब 1 या वर्ब 2 या वर्ब 3, कौन सा वर्ब का यूज करेंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, इनमें से कोई नहीं। तो जो हम यूज करेंगे प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो वर्ब का प्रयोग होता है दैट वन इज ing फॉर्म ऑफ वर्ब, ing फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको हम लोग वर्ब 4 भी कहते हैं। तो फिर से मैं बताऊंगी, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई भी प्रीपोजिशन इन, ऑन, फिर हो गया आपका जो कोई भी प्रीपोजिशन है, ऑफ, फॉर, ऑन, इन, तो ये सब प्रीपोजिशंस के बाद अगर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे तो वो ing फॉर्म का वो वर्ब ing फॉर्म में ही होगा। वर्ब 1 या फिर वर्ब 2 या फिर वर्ब 3, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ठीक है। सो ये हो गया आपका टिप नंबर 3। इसका कुछ एग्जाम्पल्स हम बताते हैं, जैसे कि लेट्स थिंक ऑफ डूइंग सम यूजफुल वर्क। अगर एक सेंटेंस हम लिखते हैं, लेट्स थिंक ऑफ डूइंग सम important work, let's think of doing some important work. So in this sentence viewers see, let's think of doing, तो of हो गया आपका प्रीपोजिशन, और यहाँ देखिए जो इसके साथ हम यूज किए हुए हैं that is ing form of verb, ing form of verb. So द थ्योरी और मेरा टिप नंबर 3 यहाँ तो यूज हो गया कि अगर कोई भी प्रीपोजिशन के बाद अगर हम वर्ब यूज करना चाहेंगे दैट विल बी ऑलवेज वर्ब प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के साथ ing, वर्ब के साथ ing। तो डू इज अ वर्ब एंड ing, तो ing मतलब कि यहाँ वर्ब 4 का हम प्रयोग करेंगे। सो लेट्स गो टू टिप नंबर 4। काफी सिचुएशंस में हम कंफ्यूज रहते हैं आई और मी के बीच। आई और मी, कहाँ पर हम आई यूज करेंगे और कहाँ हम मी यूज करेंगे। तो कोई कोई बच्चा को हम सुनते भी हैं कि वो इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं कि मैम ही एंड मी, शी एंड मी,
तो ये गलत है। तो एक जो टिप है मैं आपको बताऊंगी, उससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो आई जो है वो हमेशा सब्जेक्ट में होता है। आप लोगों को तो सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट पता ही होगा, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट आपको पता होगा। तो आई हम हमेशा सब्जेक्ट में ही यूज करते हैं, और जहाँ तक बात है मी का, तो वो हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट में। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे कि आई विल नॉट स्लीप टू नाइट। आई विल नॉट स्लीप टू नाइट, तो आई हो गया आपका सब्जेक्ट। हियर आई इज द सब्जेक्ट। और अगर हम आपको, इफ आई एम सेइंग प्लीज गिव द बुक टू मी, प्लीज गिव दैट बुक टू मी, टू मी, टू मीन्स आई एम आस्किंग हियर वन क्वेश्चन, किसको देना है? मुझे। सो इट इज द ऑब्जेक्ट हियर। सो मी इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस एंड आई इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो दोस्तों देखिए, ये छोटा छोटा ग्रामर का टिप्स अगर आप कर लीजिएगा, आपको नॉलेज हो जाएगा, छोटा छोटा ग्रामेटिकल ट्रिक्स, तो ग्रामेटिकल एरर्स आपका नहीं होगा और नंबर भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ग्रामर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, वो छोटे बड़े हर किसी का काम आता है। तो व्यूअर्स मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, ताकि और भी ग्रामर रिलेटेड ट्रिक्स मैं आप तक पहुंचा सकूं। सो आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा वो मुझे जरूर कमेंट करके बोलिएगा, और मेरा चैनल रेगुलरली व्यू कीजिएगा, और काफ़ी सारा इंफॉर्मेटिव थिंग्स आपको यहाँ मिल जाएगा। और जो नया व्यूवर्स है, अगेन आई एम सेइंग इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों आज मैं अपने वीडियो में 4 ग्रामेटिकल ट्रिक्स आपको बताए हैं। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और मेरा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सब कोई को इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी। कल फिर मिलेंगे कोई नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ and stay healthy and good night.